विजयनगर का प्रशासन। विजयनगर के प्रशासन के स्वरूप को लेकर विद्वानों में अलग अलग विचारधाराएं हैं और मतभेद हैं। पहले बात करते हैं बर्टनस्टाइन विजयनगर के प्रशासन को कहते हैं कि विजयनगर का प्रशासन खंडीय राज्य है। वही नीलकंठ शास्त्री की बात करते हैं तो नीलकंठ शास्त्री महोदय कहते हैं कि जो विजयनगर का राज्य है वो सैनिक राज्य और युद्ध राज्य है और एक हिंदू राज्य है और नायकों का ढीला ढाला संघ है। डोमिंग पाइस और हरकन कुल्के की बात करते हैं तो ये विजयनगर के प्रशासन को सैन्य सामंतवाद कहते हैं। ये कहते हैं कि विजयनगर जो राज्य है उसका शासन कैसा है, सैन्य सामंतवाद है। अब बात करते हैं हम विजयनगर के केंद्रीय प्रशासन पर। बात कर लेते हैं विजयनगर का केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन पर बात करते हैं तो राजा को राय कहा जाता था जो एक निरंकुश होता था। राजा को राय कहा जाता था जो निरंकुश होता था, सर्वेसर्वा होता था, आनुवांशिक होता था, देवीय अधिकारों से युक्त होता था। कृष्ण देव राय ने जो ग्रंथ लिखा है आम्युक्त माल्यदा ग्रंथ, उससे राजा का धर्म उससे पता चलता है कि राजा धर्म के अनुकूल शासन करता था तथा प्रजा कल्याण का कार्य करता था। राजा के बाद जो दूसरा पद आता है उसे युवराज कहते हैं। युवराज के जो राज्याभिषेक होता था उसे पट्टाभिषेकम कहा जाता था। युवराज कौन था? राजा के बाद में दूसरा स्थान युवराज का होता था प्रशासन में। और युवराज का जो राज्याभिषेक होता था उसे क्या कहा जाता था? पट्टाभिषेकम। विजयनगर कालीन प्रशासन की एक जो प्रमुख विशेषता है वो है संयुक्त शासन प्रणाली। संयुक्त शासन प्रणाली में दो शासक एक साथ शासन करते हैं। हरिहर और बुक्का दोनों भाई शामिल रूप से शासन प्रणाली को संचालित करते हैं। उस शासन प्रणाली को संयुक्त शासन प्रणाली कहा गया। रीजेंट व्यवस्था भी थी। इस शासन की एक प्रमुख विशेषता रीजेंट व्यवस्था होती है कि छोटे बालक को राजा बना दिया जाता है और कोई दूसरा व्यक्ति उसका प्रतिनिधि के रूप में शासन का कार्य करता है। विजयनगर के शासन को चलाने के लिए विजयनगर के केंद्रीय शासन को संचालित करने के लिए 3 प्रकार की संस्थाएं थी, जिसमें एक संस्था है सामाजिक परिषद, दूसरी राज परिषद और तीसरी मंत्री परिषद। विजयनगर साम्राज्य का विभाजन की बात करें तो विजयनगर का जो साम्राज्य था वो मंडलों में विजयनगर साम्राज्य का विभाजन, प्रांतों को मंडल कहा जाता था और जिला को नाडु या वलनाडु कहा जाता था, परगना को नाडु और 50 गांवों के समूह को मालाग्राम और प्रशासन की सबसे छोटी इकाई उर। क्या हुआ भाई? अब बात करते हैं हम प्रांतीय शासन पर। शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए शासन को कई प्रांतों में बांट दिया जाता था। विजयनगर साम्राज्य में 6 प्रांत थे, लेकिन कृष्णदेवराय के समय प्रांतों की संख्या में वृद्धि हुई। प्रांतों के प्रधान को प्रांतपति या दंडनायक कहा जाता था और ये राज परिवार का कोई व्यक्ति होता था, लेकिन कभी कभी जब राज परिवार का व्यक्ति योग्य न हो तो किसी अनुभव वाले व्यक्ति को प्रांतपति बना दिया जाता था। विजयनगर में प्रांतों के शासन को संचालित करने के लिए नायंकर व्यवस्था दिल्ली सल्तनत में इक्तादारी व्यवस्था की तरह थी। नायंकर राजा द्वारा सेवा के बदले भूमि देना। नायंकर व्यवस्था पर बात करते हैं तो नायंकर व्यवस्था में क्या होता है कि राजा किसी को भूमि देता है और उस भूमि को धारण करने वाला नायक कहलाता है और जो भूमि दी गई है उसे अमर कहलाता है, इसलिए इसका नाम पड़ जाता है अमर नायक। नायंकर व्यवस्था के स्वरूप को लेकर
अलग अलग इतिहासकार अलग अलग मत प्रस्तुत करते हैं। कोई कहता है कि नायकर भूमि पर खेती करवाता था। बर्टन स्टाइन कहता है कि नायकों को शासक को सहयोगी स्तंभ कहा है। बर्टन स्तंभ ने कहा है विजयनगर का जो शासन है नायकों को शासन का सहयोगी स्तंभ है। बर्टन स्टाइन ने क्या कहा है कि भाई नायक जो है शासन का सहयोगी स्तंभ है। नायक अपने दो अधिकारी केंद्र में रखता था, एक सेनापति रखता था, दूसरा अपना प्रतिनिधि केंद्र में रखता था, ताकि जो केंद्रीय सूचना को राज्य तक ला सके और राज्य की सूचनाओं को केंद्र तक पहुंचा सके। प्रांतीय गवर्नर और नायक में अंतर। गवर्नर प्रांत में राजा का प्रतिनिधि होता था, वही नायक सैनिक वित्तीय दायित्व पूरा करता था। गवर्नर स्वायत्त नहीं था, जबकि नायक स्वायत्त होता था। गवर्नर का स्थानांतरण होता था, जबकि नायक का नहीं। गवर्नर का पद आनुवंशिक था, जबकि नायक का पद आनुवंशिक नहीं। गवर्नर अधिकांश ब्राह्मण को ही बनाया जाता था, नायक अन्य कोई वर्ग भी हो सकता था। नायक व्यवस्था को विजयनगर साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार में से एक कारण भी माना जाता है। स्थानीय प्रशासन में बात करते हैं तो सभा और आयकर व्यवस्था के द्वारा विजयनगर कालीन स्थानीय प्रशासन का संचालन किया जाता था। ग्राम प्रशासन को संचालित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा गांव में 12 अधिकारियों की नियुक्ति किया जाता था। इस व्यवस्था को आयकर व्यवस्था कहा जाता था और आयकर का जो पद होता था वो आनुवंशिक होता था और आयकर इसे बेच और गिरवी रख भी सकता था। आयकर का कार्य था गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखना। आयकर की अनुमति के बिना ना तो कोई भूमि खरीद सकता है और ना ही दान दे सकता था। प्रमुख आयकर जो इस प्रकार हैं। करनाम ये भूमि का क्रय विक्रय और लेखा पढ़ी रखता था। तालारा ये गांव का चौकीदार था। सेनेतेओवा ये ग्राम का लेखा अधिकारी था। मनियम और रेड्डी और गोंड ये प्रशासक चलाता था गांव में। अन्य अंतरिमार ये ग्राम प्रशासक था। बेगरा ये मजदूरों को वेतन देने वाला था। अब बात कर लेते हैं राजस्व प्रशासन की। राज्य का जो आय का प्रमुख स्रोत था वो राजस्व ही था। भूमि कर उपज का 1.6 लिया जाता था। भूमि की पैमाइश की कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन पहली बार विजयनगर साम्राज्य है उसमें कृष्णदेव राय ने भूमि की पैमाइश करवाई और उसके आधार पर कर को निर्धारण किया। पैदावार के अनुसार लगान की दर निर्धारित की जाती थी। अगर भूमि के प्रकार की बात करते हैं तो भंडारवाद भूमि, राज्य के नियंत्रण वाली भूमि को भंडारवाद भूमि कहा जाता था। और ब्रह्मदेव भूमि ऐसी भूमि होती थी जो करमुक्त भूमि होती थी। देवदेव भूमि वो भूमि है जो मंदिर को दान में दी जाती थी। उम्बाली गांव में विशेष सेवा के बदले दी गई भूमि को उम्बाली कहा जाता था। बात करते हैं विजयनगर की मुद्रा व्यवस्था। विजयनगर में सोने के सिक्के को वारा कहा जाता था। ये पूरे देश में प्रचलित थे। कहीं भी ले जाकर इनसे क्रय विक्रय किया जा सकता था। एक दूसरा सिक्का था आधा सिक्का, एक सिक्का था फनम सिक्का और एक चांदी का सिक्का तारा। विदेशी मुद्रा भी यहाँ पर प्रचलित में थी। पुर्तगाली मुद्रा को क्रूजेडो एक पुर्तगाली मुद्रा थी क्रूजेडो, वो भी यहाँ पर विनिमय का माध्यम बनी हुई थी। इटली की जो मुद्रा थी फ्लोरेन और डोकेटो ये भी विजयनगर साम्राज्य में प्रचलित थी। इनसे भी विनिमय का कार्य किया जाता था। अब बात कर लेते हैं विजयनगर कालीन सैन्य व्यवस्था पर। सम्राट एक बड़ी सेना रखता था जिसमें हाथी, घोड़े,
पैदल सैनिक होते थे। सेना विभाग को कंदाचार कहा जाता था, जिसका प्रबंधक दंडनायक करता था। नीलकंठ शास्त्री कहते हैं कि जो विजयनगर की सेना है, एक शिविर सेना को नीलकंठ शास्त्री विजयनगर कालीन सेना के ऊपर टिप्पणी करता है कि सैनिक शिविर को चलता फिरता नगर कहता है। ये कहता है कि विजयनगर काल की अगर विजयनगर के राजाओं की सेना को देख लिया जाए तो ऐसा लगता है कि वो कोई चलता फिरता शिविर या नगर है। नुनीज मोर्चे, जब मोर्चे पर सेना जा रही होती है उसका विवरण नुनीज देता है। अब बात करते हैं विजयनगर कालीन न्याय एवं पुलिस व्यवस्था। अगर न्याय की व्यवस्था की बात करते हैं तो सर्वोच्च न्याय का स्रोत सम्राट होता था। सम्राट सामाचार्य की उपाधि धारण करता था। न्यायालय की जो भाषा थी वो संस्कृत थी। दंड विधान कठोर था। अंगभंग, छोटे से अपराध के लिए अंगभंग की सज़ा दी जाती थी। पुलिस विभाग को कबीलिकार कहा जाता था और पुलिस को जो वेतन दिया जाता था वो वेश्यालयों से प्राप्त होने वाली आय में से दिया जाता था।